फ्रेंड्स, मैं हूँ सनिया शाह और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल नावल्स और पे। आज हम रीड करने जा रहे हैं चुन लिया मैंने तुम्हें बाय अरित शाह। तो चले स्टार्ट करते हैं। चुन लिया मैंने तुम्हें, अरित शाह। रमज़ानुल मुबारक का पहला हफ्ता था और बाजार के खूबसदा दोपहर में शारम जनरल एंड कॉस्मेटिक के अंदर तिल धरने की जगह न थी। एसी की ठंडक के बावजूद काउंटर के पीछे बैठे शारम के माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें चमक रही थी और इसकी गहरी आंखों में बला की बेजारी थी। वो अपने काम में मगन था जब एक लड़की ने बड़े नखरे से काउंटर पर हाथ मारा, जिसकी आवाज़ से सारम की तवज्जो बढ़ गई। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, मुझे वो वाला लिप्स ग्लॉस दिखाना जो लॉन्ग लास्टिंग हो, और वैसे भी आपका नाम क्या है? मैंने पहले कभी आपको यहाँ नहीं देखा। इसने अपनी पलकें झपकाते हुए एक शौक सी मुस्कुराहट उछाली। शारम ने नजरें उठाकर एक लम्हे के लिए इस लड़की को देखा, फिर बगैर किसी तासर के दराज से क्लोज निकालकर काउंटर पर पटक दिया। ये रहा, 500 कीमत है, लेनी है तो लो। बातें करने के लिए पीछे लाइन लगी है। इसकी आवाज़ इतनी स्टाप और खुश्क थी कि लड़की की मुस्कुराहट वहीं मुजमत हो गई। हेलो, तमीज़ नहीं है आपको? मैं गाहक हूँ आपकी, ऐसे बात करते हैं? इस लड़की ने आवाज़ ऊंची करके वहाँ मौजूद लोगों की तवज्जो हासिल करनी चाहिए थी। शारम ने रजिस्टर बंद किया और कुर्सी पर थोड़ा पीछे होकर बैठ गया। इसकी आकाबी नजरें अब इस लड़की के चेहरे पर जमी थी। देखो बीबी, ये दुकान है, यहाँ सौदा बिकता है, मेरी जान पहचान नहीं। अगर शॉपिंग करनी है तो तमीज़ से करो, वरना ये रास्ता बाहर को जाता है। मेरा वक्त फजूल की गुफ्तगू के लिए नहीं है। पूरी दुकान में एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। वो लड़की शर्म से लाल पीली होती हुई पैर पटकती बाहर निकल गई। शारम ने बगैर किसी परवाह के दोबारा अपना कलम उठा लिया, जैसे इसके सामने से कोई मक्खी उड़ गई हो। इसी हुजूम के एक कोने में सफ़ेद चादर में लिपटी हो रैन साख्त खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। इसने अपनी अम्मी का हाथ थाम रखा था और और वो निकाब के पीछे से इसके मक, और वो नकाब के पीछे से इस मकरूर दुकानदार को देख रही थी, जो किसी को भी खातर में नहीं ला रहा था। तौबा है हुरैन, कितना बदतमीज़ लड़का है ये, अल्लाह पनाह दे ऐसी ज़ुबान से। इसकी अम्मी ने गुस्से से बड़बड़ाते हुए दूसरी तरफ रुख किया था। हुरैन ने एक पल के लिए इस शख्स को देखा और फिर बेजारी से नज़रें फेर ली। छोड़े ना अम्मी, बाजार में लड़के ऐसे ही होते हैं, नंबर बनाने की कोशिश कर रहा होगा, बस चले आगे चलते हैं। इसका लहजा इतना स्टफ था कि जैसे इस वाक़ये से रत्ती बराबर भी फ़र्क न पड़ा हो। वो अपनी अम्मी के साथ खामोशी से दुकान से बाहर निकल गई थी। बाजार की तपती दोपहर अब ढल रही थी और घर के बावर्चीखानों में अफ्तार की तैयारियां अरूज पर थी। पकौड़ों की खुशबू फिजा में रची बसी थी, मगर अम्मी का पारा अभी तक नहीं नीचे आया था। वह बर्तन धोते हुए मसलसल बड़बड़ा रही थी। तौबा है सना, आजकल के दुकानदारों को तो जैसे तमीज़ छू कर भी नहीं गुजरी। इतना मगरूर और बदतमीज़ लड़का मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। शक्ल सूरत तो ऐसी बनाई है जैसे कोई नवाबजादा हो, और ज़ुबान जैसे कैंची चल रही हो। अम्मी ने प्लेट रखते हुए गुस्से से अपनी बड़ी बहू सना को मुखातिब किया था। सना भाभी, जो करीब अफ्तार के लिए खजूरें प्लेट में निकाल रही थी, मुस्कुरा दी। अरे अम्मी, आप किसकी बात कर रही हैं? बाजार में तो सभी एक जैसे होते हैं। नहीं सना, ये कोई आम दुकानदार नहीं था, वो शार्म कॉस्मेटिक वाला। इसके सामने वो लड़की बेचारी जरा सा क्या हंसती। इसने तो इसकी ऐसी क्लास ली कि पूरा बाजार देखता रह गया। मुझे तो लगता है इसका दिमाग खराब है, या फिर इसे ग्राहकों की ज़रूरत ही नहीं है। अम्मी ने दुपट्टे के पहलू से माथा पूछते हुए अपनी बरात निकाली थी। सना भाभी ने एक लम्हे के लिए हाथ रोका और सोचते हुए बोली, ओ शारम अम्मी, मैंने इसके बारे में सुना हुआ है। मोहल्ले की लड़कियां कहती हैं कि वो बहुत ही सख्त गिर है, मगर उसकी दुकान का सामान एकदम असली होता है। और सच्ची बात तो यह है अम्मी, आजकल के दौर में जहाँ दुकानदार लड़कियों को देखकर लट्टू हो जाते हैं, अगर कोई इनको इनकी औकात में रखता है तो वो मुझे तो गैरतमंद ही लगता है। कम अज़ कम इन मर्दों जैसे तो नहीं है जो नज़रों से ही खा जाने की कोशिश करते हैं। अरे रहने दो सना, गैरत और बदतमीज़ी में अब फ़र्क होता है। अम्मी ने एक बार फिर से अपनी मुखालफत जारी रखी, जिसे बात करने का सलीका ना हो, वो चाहे कितना ही गैरतमंद क्यों ना हो, जहर ही लगता है। इसी दौरान बराबर वाले कमरे से तिलावत कुरान की धीमी और परसुकून आवाज़ आ रही थी। हुरैन जार नमाज पर बैठी असर की नमाज के बाद तस्बीह पढ़ रही थी। बावर्ची खाने से आती आवाज़ें इसके कानों में पड़ रही थी, मगर इसके चेहरे पर कोई तासर नहीं उभरा। इसने अम्मी का गुस्सा भी सुना और भाभी की तरफदारी भी, मगर इसके लिए वो शारम नामी शख्स सिर्फ एक गुजरा हुआ वाक़या था। इसे कोई दिलचस्पी नहीं थी कि वह बदतमीज़ है या गैरतमंद। इसने दुआ के लिए हाथ उठाए और बड़ी आजिज़ी से अपनी ज़िंदगी की खैर मांगी। वो एक ऐसी लड़की थी जो दुनिया की बातों में पड़ने के बजाय अपने सुकून को तरजीह देती थी। बाहर शारम का तर्कज़ा गर्म था, मगर हुरैन के कमरे में सिर्फ चाय नमाज की ठंडक और तस्बीह के दानों की सराहत थी।
असर की नमाज के बाद बाजार का रश कुछ कम हुआ था तो शारम घर लौटा। सारा दिन रोजे की हालत में कहा कि मच मच और फिर वही मखसूस तलखी। वो जहनी तौर पर काफी थका हुआ था। इसने अपने वॉलेट और घड़ी साइड टेबल पर रखी और सोफे पर रह गया। थक गया मेरा शेर। पापा ने अखबार से नजरें हटाकर अपने बेटे को देखा, जिसके चेहरे पर थकन के बावजूद एक अजीब सा जलाल था। माशाल्लाह, मेरा बेटा पूरे बाजार को संभालता है और मजाल है जो किसी की आंख में आंख डालकर बात करे। शारम ने बस एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाकर जवाब दिया, बस पापा, काम काम है, करना तो पड़ता ही है ना। इस वक्त अम्मी हाथ में एक लिफाफा लिए अंदर दाखिल हुई थी। इनके चेहरे पर एक फताना मुस्कुराहट थी। शारम बेटा, जरा यहाँ तो आओ, मैंने तुम्हारे लिए एक हीरा ढूंढ निकाला है। शारम ने बेसहारी से आंखें मूंद ली। अम्मी प्लीज, मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ, ये शादी वादी की बातें अभी रहने दे। अरे एक बार तस्वीर तो देख लो, बड़ी नेक और पर्देदार लड़की है, नाम भी मैं अभी नहीं बताऊंगी, बस इतना समझ लो कि तुम्हारे मयार पर पूरी उतरेगी। अम्मी ने वो तस्वीर इसके सामने रखी। शारम के भाई फैसल ने शरारत से लुकमा दिया। अरे अम्मी, आप भी किसको तस्वीर दिखा रही हैं? पूरे शहर की लड़कियां तो इस पर फदा हुई फिरती हैं, दुकान पर सिर्फ इसे देखने के लिए आती हैं। और ये जनाब, ये तो ऐसे बेइज्जती कर देते हैं जैसे वो कोई गाहक नहीं बल्कि दुश्मन हो। माशाल्लाह, हमारे भाई का तो अपना ही रौब है, हर किसी की नज़र है इन पर ये तो लड़कियों से दूर भागते हैं। शारम ने फैसल को घूर कर देखा तो वो हंसते हुए खामोश हो गया था। फिर शारम ने नजर झुकाकर पापा और अम्मी की तरफ देखा। अम्मी अब्बू, आपकी मर्जी ही मेरी मर्जी है। अगर आपको लड़की पसंद है और इसका खानदान अच्छा है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इसने तस्वीर की तरफ हाथ तक नहीं बढ़ाया था। आप जहाँ कहेंगे मुझे वहीं निकाह कर लूँगा। मुझे बस इस बात से कर्ज है कि वो लड़की हया वाली हो, बाकी सब कुछ आप देख लें। अम्मी का चेहरा खिल उठा। जी तरह हो मेरे बच्चे, मुझे पता था तुम मेरी बात नहीं टालोगे। शर्म ने एक गहरा सांस लिया और उठकर अपने कमरे की तरफ चल दिया। इसके जहन में इस वक्त किसी लड़की का अक्स नहीं था, बस एक अजीब सा सुकून था कि इसने अपने वालिदैन की खुशी मान ली है। ईशा की नमाज के बाद घर में एक अजीब सी परसुकून खामोशी थी। हुरैन अपने कमरे में तस्वीर पढ़ रही थी जब इसकी भाभी सना मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई। हुरैन, जरा अम्मी के कमरे में आना, अब्बू बुला रहे हैं। सना के लहजे की चहक बता रही थी कि कोई खास बात है। हुरैन ने खामोशी से सर हिलाया, अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और अम्मी अब्बू के कमरे की तरफ चल दी। वहाँ अब्बा जान बेड पर बैठे थे और अम्मी इनके पास ही सोफे पर बैठी हुई थी। हुरैन का बड़ा भाई भी वहीं मौजूद था। इसे देखते ही सबके चेहरे पर एक संजीदा मगर मोहब्बत भरी मुस्कुराहट फैल गई। बेटा यहाँ बैठो। अब्बा जान ने अपने पास जगह बनाई। हुरैन नजर झुकाए इनके करीब बैठ गई थी। हुरैन बेटा, एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का बरअसल रोजगार है, खानदानी लोग हैं और सबसे बढ़कर कि हमें वो लोग बहुत पसंद आए हैं। अब्बा जान ने इसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा था, हम चाहते हैं कि ये रिश्ता तय कर दिया जाए। तुम्हारी क्या राय है? हुरैन एक लम्हे के लिए भी नजर नहीं उठाई थी। इसके जहन में ना तो कोई सवाल था और ना ही कोई मुतालबा। वो इन मशरकी लड़कियों में से थी जो अपने वालिदैन के फासले को ही अपना नसीब समझती हैं। इसने बस एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपना सर झुका दिया। ये इसकी तरफ से मुकम्मल रजामंदी थी। जो आपकी मर्जी अब्बा जान, मुझे आपके फैसले पर पूरा पूरा भरोसा है। इसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि बामुश्किल ही सुनाई दी, मगर इसमें बला का सुकून था। अम्मी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। भाई ने आगे बढ़कर बड़े प्यार से हुरैन के सर पर हाथ रखा और झुककर इसकी परेशानी पर बोसा दिया। जीती रहो मेरी प्यारी बहन, अल्लाह तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे करे। कमरे में मौजूद हर शख्स खुश था। अगले ही दिन हुरैन घर में एक अगले ही दिन हुरैन के घर में एक खास चहल पहल थी। ड्राइंग रूम को सलीके से सजाया गया था और फिजा में अगरबत्ती की धीमी खुशबू बसी हुई थी। मेहमानों की आमद हुई। लड़के की अम्मी, इनकी बेटी और बड़ी बहू, वो लोग वाजेदार और सुलझे हुए लोग लग रहे थे। हुरैन गुलाबी रंग के सादा मगर नफीस सूट में, सर पर दुपट्टा और इस सोफे के एक कोने में बैठी हुई थी। इसकी नजरें मसलसल झुकी हुई थी। हया और थोड़ी सी घबराहट इसके चेहरे पर आया थी। माशाल्लाह, हमारी पसंद तो वाकई लाजवाब है। लड़के की अम्मी ने हुरैन के सर पर हाथ रखते हुए बड़ी मोहब्बत से कहा था। उन्होंने एक मखमली डिबिया निकाली जिसमें हीरे की एक खूबसूरत अंगूठी चमक रही थी। उन्होंने हुरैन के दाएं हाथ की उंगली में वो अंगूठी पहना दी। ये एक खामोश अहद था कि अब वो इसके घर की इज्जत बनने वाली है। सना भाभी और अम्मी के चेहरों पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई। वो लोग न सिर्फ पुराने वाकफकार निकले थे बल्कि इनके अखलाक ने हुरैन के घर वालों का दिल जीत लिया था। देखें भाई साहब, हम तो चाहते हैं कि देर न की जाए। लड़के की अम्मी ने हुरैन के अब्बा जान को मुखातिब किया। रमज़ान का महीना है, बरकतों वाला वक्त है। हमारी ख्वाहिश है कि इससे पहले ही सादगी से निकाह की छोटी सी तकरीब कर ली जाए ताकि ईद हम मिलकर मनाएं। अब्बा जान ने एक लम्हा सोचा और फिर मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। हमें कोई एतराज़ नहीं है। जब बच्चे राजी हैं, आप जैसे नेक लोग मिल गए हैं, तो देर कैसी। बाबा इन लोगों के साथ बातों में मगन थे जबकि वो खामोशी से इन्हें सुन रही थी। नसीब नसीब की बात है, इसकी ज़िंदगी का फैसला बहुत जल्दी हो रहा था। बाबा को
पापा को इस रिश्ते पर पूरा यकीन था और इसे अपने पापा के यकीन पर यकीन था। घर में मिठाइयाँ बांटी जा रही थी और मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो चुका था, मगर हुरैन का दिल एक अनजाने एहसास से धड़क रहा था। निकाह की तारीख तय हो चुकी थी, बस चंद दिन बाकी थे। इफ्तार में अब सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। पूरा घर दस्त हवा पर जमा हो चुका था, मगर शारम अभी अभी पसीने में शरबूर थका हारा घर में दाखिल हुआ था। इसके बाल बिखरे हुए थे और कमीज की आस्तीनें ऊपर चढ़ी हुई थी, मगर इसके चेहरे का रूप वैसा ही कायम था। लो जी आगे हमारे मंगनीशुदा शहजादे। भाई ने इसे देखते ही जोरदार कहका लगाया और सबको मतवज्जो किया। ओ भाई, अब तो तुम्हारी बात पक्की हो गई है, अंगूठी भी पहना दी गई है, अब तो ये दुकानदारी और काम थोड़े कम कर दो। देखो तो जरा अपना हाल, कैसे पसीने से शरबूर हो रहे हो। शारम ने सोफे पर बैठते हुए एक गहरा सांस लिया और भाई को घूर कर देखा। तो क्या हुआ, मंगनी हो गई है तो क्या आप दुकान छोड़कर नाचना शुरू कर दूं? काम तो मैंने करना ही है ना, ईद सर पर है। और रश का तुम्हें पता है, इसका लहजा स्पार्ट था, मगर घर वालों के सामने इसमें वो करवाहट नहीं थी जो बाजार में होती थी। अरे भाई, हम तो तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं। भाई ने दोबारा छेड़ा। ऐसे ही सारा दिन दुकान पर पड़े रहोगे तो ऐसे ही सारा दिन दुकान पर पड़े रहोगे तो अपनी बीवी के लिए वक्त कैसे निकालोगे? वो बेचारी तुम्हारा इंतजार ही करती रह जाएगी। हाँ बेटा, तानिया भी यही कह रही थी कि ये जनाब तो काम के पीछे सब कुछ भूल ही जाते हैं। शाबनम ने नजरें उठाकर सबको देखा। इसके चेहरे पर एक संजीदा वकार था। वक्त में निकाल लूंगा, आप फिक्र ना करें। अगर मैं अपने घर में दुल्हन लेकर आऊंगा तो इसे खुश रखना मेरा फ़र्ज़ होगा और मैं अपना फ़र्ज़ निभाना अच्छी तरह से जानता हूँ। इसकी बात में इतनी सच्चाई थी कि एक लम्हे के लिए सब खामोश हो गए, मगर इसका भाई कहाँ बाज आने वाला था। वाह वाह, बड़े डायलॉग मार रहे हो। वैसे मियाँ, तुम तो बाजार में किसी लड़की को सीधे मुंह तक नहीं लगाते। वो दुकान पर खड़ी तुम्हारी शक्ल देखती रह जाती हैं और तुम इन्हें झाड़ देते हो। तो अपनी बेगम के साथ कैसे गुजारा करोगे? भाई, नामहरमों को मुंह लगाने वाला मैं हूँ भी नहीं, और ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा है। जो मेरी अपनी होगी इसे मुंह भी लगाऊंगा और सीने से भी लगा कर रखूंगा। वो मेरा हक है और मैं इसका। शर्म के लबों पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट आई थी। हाय अल्लाह, कितना बेशरम है ये लड़का। अम्मी अब्बू का तो लिहाज कर ले बेटा। अब्बू ने मुस्कुराते हुए इसे प्यार से डांटा तो सब हंस दिए थे, क्योंकि शारम ने कंधे उचकाते हुए खामोशी से खजूर उठा ली। इसे अभी इस लड़की के नाम के बारे में भी इल्म नहीं था जिसके लिए वो ये दावा कर रहा था, मगर इसे इतना पता था वो जो कोई भी है इसकी किस्मत में लिखी गई है। वो इसे दुनिया की तमाम खुशियां देगा। आसान की आवाज़ सुनते ही सबने दुआ के लिए हाथ उठा लिए थे। वक्त जैसे पर लगाकर उड़ रहा था। रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होने वाला था और घर में निकाह की तैयारियां अरूज पर थी। हुरैन के कमरे में हर तरफ नए कपड़े और मेकअप के सामान की खुशबू फैली हुई थी। हुरैन, ये देखो, तुम्हारे निकाह का जोड़ा आ गया है। सना भाभी ने खूबसूरत सफ़ेद और सुनहरी काम वाला जोड़ा बेड पर फैलाते हुए कहा था। कितना प्यारा है ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह सादा और नफीस। हुरैन ने एक नज़र इस जोड़े पर डाली और फिर खिड़की से बाहर देखने लगी। इसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। वो खामोश थी तो थी ही, मगर अब ये खामोशी कुछ ज़्यादा ही गहरी हो गई थी। भाभी, क्या वो लोग वाकई इतने अच्छे हैं जितना अम्मी बता रही हैं? हुरैन ने हिचकिचाते हुए पूछा। इसने अब तक ना इसने अब तक ना ही तस्वीर देखी थी और ना ही इसे नाम बताया गया था। इसके लिए वो शख्स अब भी एक अजनबी ही था। सना भाभी ने मुस्कुराकर इसके बाल संवारे। बहुत अच्छे हैं हुरैन, और वह लड़का सुना है बहुत असूल पसंद है। तुम देखना, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। हुरैन ने एक बस लंबा सा सांस लिया था। शर्म के घर में भी हंगामा बरपा था। निकाह की तारीख 2 दिन बाद की तय हुई थी, जबकि वो इस वक्त हिसाब किताब के रजिस्टर में सर दिए हुए था। शर्म बेटा, कल तुम्हें छुट्टी करनी होगी, कुछ खरीदारी बाकी है और फिर तुम्हारे निकाह का दिन है, अम्मी ने बड़े लाड से कहा था। अम्मी, दुकान पर बहुत रश है, मैं सिर्फ निकाह वाले दिन ही वक्त निकाल पाऊंगा। आप तानिया भाभी के साथ हो आए। शर्म ने अपनी मखसूस संजीदगी से जवाब दिया था, मगर इसकी आंखों में एक छुपी हुई चमक थी जो सिर्फ इसकी अम्मी ही पढ़ सकती थी। इनके चेहरे पर खुशी तो थी, मगर थोड़ी सी फिक्र भी छलक रही थी। शर्म बेटा, मसरूफ तो नहीं हो? अम्मी ने इसके पास बैठते हुए बड़े प्यार से पूछा था। शर्म ने फौरन रजिस्टर बंद किया और अम्मी की तरफ मतवज्जो हुआ। जी अम्मी, कोई खास बात है? अम्मी ने इसका हाथ अपने हाथ में लिया। बेटा, बस 2 दिन रह गए हैं तुम्हारे निकाह में। मैं बस ये पूछने आई थी कि तुम इस फैसले से खुश तो हो ना? देखो, ये जिंदगी का बहुत बड़ा कदम है। शर्म के लबों पर मुस्कुराहट आई। अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। आप और अब्बू खुश हैं तो मेरी खुशी इसी में है। वो बेटा, फैसल अक्सर तुम्हारी बातें बताता रहता है। वो कहता है दुकान पर तुम्हारी लड़कियों के साथ रवैया बहुत सख्त है, तुम किसी को सीधे मुंह नहीं लगाते। सच्ची बात तो यह है कि मेरे दिल में थोड़ा सा डर है कि कहीं तुम अपनी होने वाली बीवी के साथ भी वही सख्ती बरकरार ना रखो। वो एक नाजुक सी लड़की है शारम, इसके साथ तुम्हारा ये रवैया। अम्मी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए बात आगे बढ़ाई। अम्मी, फासिल जो कहता है
अम्मी फैसल जो भी कहता है वो ठीक है, मगर वो लड़कियां मेरे लिए नामहरम है। मैं क्यों किसी गैर औरत के साथ अपनी कुर्बत बढ़ाऊं? मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं हर किसी को मुस्कुरा कर देखूं। इसने थोड़ा सा रुककर गहरी सांस ली। अम्मी, वो जो कोई भी मेरी जिंदगी में आने वाली है वो मेरा हलाल होगी, वो मेरे घर की इज्जत होगी, मेरी तमाम तर तवज्जो, मेरी मोहब्बत और मेरी मुस्कुराहटों की हकदार भी सिर्फ मेरी होने वाली बीवी ही होगी। दुनिया के लिए मेरा रवैया सख्त है, मेरा रूप सख्त है, मगर इसके लिए मैं वो बनूंगा जो मुझे होना चाहिए। मैं इसे खुश रखूंगा अम्मी। इसके लहजे की सच्चाई देखकर दंग रह गई थी। मैं इस चीज़ पर किसी को सफाइयाँ नहीं दे सकता अम्मी, ना फैसल को ना ही किसी और को, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाना जानता हूँ। वो मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं होगी। वो प्यार से इन्हें समझा रहा था। अम्मी की आंखों में खुशी के आंसू चमक उठे। उन्होंने शारम का सर चूम लिया था। जीते रह मेरा लाल, अल्लाह तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे, वो खुशी से बोली तो शारम ने सर झुका लिया था। रमजान और मुबारक का आखिरी अरसा शुरू होने वाला था और बाजार में ईद की खरीदारी का जुनून अरूज पर था। हुरैन अपनी भाभी के साथ कुछ आखिरी चीजें लेने के लिए निकली थी। शारम जनरल एंड कॉस्मेटिक पर आज पहले से भी ज्यादा रश था। काउंटर के पीछे बैठा शारम पसीने में शरबूर था, मगर इसके माथे की तेवरी बता रही थी कि आज इसका सबक जवाब दे रहा है। तभी वहां एक लड़की आई जिसने फैशन के नाम पर पर्दे और हया की धज्जियां उड़ा रखी थी। इसने शारम को मुतवज्जो करने के लिए जानबूझकर अपना दुपट्टा कंधों से गिराते हुए काउंटर पर झुक गई। शारम ने नजर नहीं उठाई थी, वह मुसलसल बिल बनाने में मसरूफ था। लड़की ने जब देखा कि इसकी खूबसूरती का जादू नहीं चल रहा तो इसने बेखुदगी की हद पार कर दी। इसने अपना हाथ काउंटर पर रखा और अपनी उंगली से शारम के हाथ के पास एक इंतहाई गलत और बेहुदा इशारा किया। सुने ना मिस्टर, मुझे ये सारा मेकअप लेना है, मुझे कुछ स्पेशल डिस्काउंट चाहिए। आप कितना डिस्काउंट दे सकते हैं मुझे? इसके लहजे में ऐसी लचक और आंखों में वो बेखयाल दावत थी कि आसपास खड़े लोग भी एक नजर से देखकर रह गए थे। शर्म ने जैसे ही इसका इशारा देखा, इसके माथे की रगें तन गई। इसने एक लम्हे में कलम मेज पर पटका और बिजली की तेजी से सर उठाकर इसे देखा। इसकी आंखों में इस वक्त ऐसा कहर था कि सामने वाली लड़की की मुस्कुराहट वहीं मुंजमद हो गई। डिस्काउंट चाहिए तुम्हें? शर्म की आवाज़ इतनी करजदार और सर्द थी कि पूरी दुकान में सन्नाटा छा गया। जिस तरह की घटिया हरकत तुमने अभी की है ना, इसके बाद तुम्हारी जगह इस दुकान में नहीं बल्कि किसी बाजार में होनी चाहिए। इसने इसने काउंटर पर जोर से हाथ मारा, जिसकी आवाज़ से हुरैन भी दहल गई थी। ये मेरा कारोबार है, तुम्हारी बेखुदगियों का अड्डा नहीं। जो ये उंगलियों से इशारे कर रही हो ना, ये अपनी औकात अपने घर तक महदूद रखो। दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। और दोबारा इस दुकान की तरफ रुख ना करना, वरना तुम्हारा वो हाल करूँगा कि पूरा बाजार तमाशा देखेगा। वो लड़की शर्मिंदगी और जिल्लत से साख्त रह गई थी। फिर लोगों की हकारत भरी नजरें देकर अपना दुपट्टा समेटती वहां से भाग निकली। इसी हजूम के पीछे खड़ी हुरैन के हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। माना कि वो लड़की हद पार कर रही थी, माना कि इसकी यह हरकत इंतहाई शर्मनाक थी, मगर शारम का वो दहकता हुआ गुस्सा और वो तीखा लहजा हुरैन का जी घबराने लगा। इसने शिद्दत से महसूस किया था कि यह शख्स किसी को माफ नहीं करना जानता। भाभी चले यहाँ से, दम घुट रहा है मेरा। हुरैन ने लड़सते हाथों से सना भाभी का बाजू थामा और उन्हें बाहर की तरफ खींचा था। कितना बदतमीज है ये लड़का भाभी। माना कि वो गलत थी, पर इसकी बात करने का अंदाज, ये तो इंसान नहीं जल्लाद है। हुरैन ने गाड़ी में बैठते ही अपना गुस्सा निकाला। अल्लाह बचाए ऐसे बदतमीज और अखर मिजाज मर्द से, जो औरतों की इज्जत सरे बाजार उछाल दे। इसके साथ तो जिंदगी गुजारना जहन्नम जाने के बराबर है। पता नहीं ये अपनी अम्मी बहन से कैसे बात करता होगा। बदतमीज जाहिल, पता नहीं साबित क्या करना चाहता है, खुद को मौलाना समझता है। हुरैन के घर का छोटा सा सहन आज सफ़ेद मोती की खुशबू और गुलाब की पत्तियों से महक रहा था। निकाह की तकरीब इंतहाई सादा थी, जैसे कि दोनों खानदानों ने तय किया था। कमरे में सफ़ेद रेशमी पर्दों के पीछे हुरैन अपना सफ़ेद और सुनहरी काम वाले जोड़े में बैठी थी। इसका चेहरा घूंघट में छुपा हुआ था, मगर इसके हाथ पैर मसलसल कांप रहे थे। बाहर शारम अपने वालिद भाई फैसल और चंद करीबी अजीजों के साथ बैठा हुआ था। सफ़ेद कफ लगी काटन के सफ़ेद कफ लगे काटन के कमीज शलवार, ऊपर काली वास्कट और कलाई पर वही घड़ी। शारम आज किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था, मगर इसके चेहरे पर वही मखसूस वकार और संजीदगी थी। सना भाभी जो मेहमानों की हाथत तवाज़ा के लिए बाहर आई थी, जैसे ही इनकी नज़र दूल्हे पर पड़ी, इनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। वो साख्त रह गई थी।
یہ تو وہی بدتمیز دکاندار ہے۔ ثنا کے حلق سے بامشکل آواز نکلی۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لڑکا وہی ہے، مگر اسے اس روپ میں دیکھ کر ان کا دماغ گھوم گیا تھا۔ انہیں فوراً حورین کا خیال آیا۔ کل والا واقعہ ابھی تک وہ بھولی نہ تھی۔ وہ تیزی سے پلٹی تاکہ اندر جا کر حورین کو بتائیں کہ اس کا دلہا کون ہے، مگر ابھی وہ کمرے کے دروازے تک ہی پہنچی تھی کہ ابا جان کی آواز آئی، مولوی صاحب بسم اللہ کیجئے، اب دیر نہ کیجئے۔ ثنا بھابی کے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ ان کا سانس پھول رہا تھا۔ حورین تمہیں پتا ہے تمہارا دلہا؟ ابھی انہوں نے جملہ پورا ہی کیا تھا کہ باہر سے مولوی صاحب کی بلند آواز گونجی، بیٹا حورین نکاح شروع کرنا ہے۔ دروازے پر ہلکی سی دستک کے ساتھ اسے بتایا گیا تھا۔ مولوی صاحب نے اندر داخل ہوتے ہوئے نکاح شروع کیا تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنے بابا اور بھائی کی موجودگی میں اپنی طرف سے قبولیت کا اظہار کیا۔ باہر مردوں والے حصے میں شارم نے نہایتی سکون اور وقار کے ساتھ قبول ہے کہا تھا۔ اس کی آواز میں وہی روب تھا جو حورین نے بازار میں سنا تھا۔ نکاح ہو گیا۔ مبارکبادوں کا شور مچ گیا۔ ثنا بھابی اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ثنا اسے بہت کچھ بتانا چاہتی تھی، لیکن امی نے اسے باہر بلا لیا۔ نیچے ڈرائنگ روم میں قہقہوں اور مبارکبادوں کا شور تھا، جہاں خاندان کے بڑے نکاح کی مٹھائیاں بانٹنے اور اگلی تاریخوں پر بات کرنے میں مگن تھے۔ فیصل جو کافی دیر سے اپنے بھائی شارم کی بیزاری نوٹ کر رہا تھا، وہ آہستہ سے اٹھا اور کچن کی طرف گیا، جہاں ثنا بھابی میٹھا نکال رہی تھی۔ بھابی، فیصل نے ذرا سا قریب آ کر دبی آواز میں پکارا۔ ثنا بھابی نے پلٹ کر دیکھا اور مسکرائی۔ جی فیصل بھائی، کچھ چاہیے آپ کو؟ فیصل نے ایک نظر باہر ڈرائنگ روم کی طرف ڈالی اور پھر ذرا جھک کر نہایتی ادب سے بولا، بھابی وہ شارم ذرا چاہ رہا تھا کہ اگر رخصتی سے پہلے ایک بار بھابی سے بات ہو جاتی تو۔ آپ کو تو پتہ نہیں ہے نا شارم کا، وہ خود تو کبھی کچھ بھی نہیں کہے گا، پر اس کی نظریں بار بار دلہن کے روم کی طرف اٹھ رہی ہیں، اگر آپ کی تھوڑی سی مدد مل جائے تو۔ اس کی بات سنتے ہی ثنا بھابی چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اچھا، تو دلہا میاں کو صبر نہیں آ رہا۔ ویسے فیصل ابھی تو نکاح ہوا ہے، رخصتی میں بھی کچھ دن باقی ہیں، پر چلیں، آپ کے بھائی کی پہلی فرمائش ہے، ٹال نہیں سکتی۔ بہت شکریہ بھابی، بس آپ اسے ذرا اوپر بھیج دیں، میں شارم کو کہہ دیتا ہوں، فیصل نے بڑی خوشی سے کہا، اور ثنا بھابی کے اس تعاون پر ان کا شکر گزار نظر آیا۔ ثنا بھابی نے ٹرے میز پر رکھی اور کمرے کی طرف بڑھ گئی جہاں حورین موجود تھے۔ انہوں نے بڑی مہارت سے حورین کو باتوں میں لگایا۔ حورین ذرا اوپر چھت پر تو جانا، میں وہاں اپنا دوپٹہ بھول آئی ہوں اور یہاں مہمانوں کو دیکھنا ہے، پلیز جلدی سے لے آؤ۔ حورین جو پہلے ہی بے فضول سے کمرے میں بیٹھی بیٹھی تھکی ہوئی اور بوجھل تھی، وہ مہمانوں کے جانے کے بعد سونے کا ارادہ رکھتی تھی۔ بھابی کی بات مان گئی اور سر پر چادر ٹھیک کرتی ہوئی چھت کی طرف نکل گئی۔ اسے رتی برابر بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ بھابی اور فیصل کی ایک چھوٹی سی سازش ہے۔ ادھر فیصل نے شارم کے قریب جا کر اس کے کان میں کچھ کہا، جس پر شارم کے سنجیدہ چہرے پر ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنی آواز کو درست کی اور وقار کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کہاں گیا ہے؟ امی نے فیصل کے پاس آتے ہوئے سوال کیا تھا۔ امی، وہ کہہ رہا تھا کہ دلہن سے ملاقات کرنی ہے، بس اسی کا انتظام کروایا ہے، فیصل ہلکی سی شرارت کے ساتھ بولا تو امی سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کہنے کو شارم چھوٹا تھا فیصل سے، لیکن فیصل کی حرکتیں اور شرارتیں چھوٹوں والی تھی، مگر شارم بہت سنجیدہ انسان تھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ایسی کوئی فرمائش کرے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ تمہاری ہی کوئی شرارت ہے، امی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کندھے اچکا کر ہنس دیا تھا۔ حورین سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آئی تو اوپر ہلکا سا اندھیرا تھا، چاند کی چاندنی دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ثنا بھابی کا دوپٹہ ڈھونڈنے لگی۔ بھابی بینا پتہ نہیں کہاں چھوڑ آئی ہیں، اس نے بربراتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا، دوپٹہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے بہت قریب کھڑا ہے۔ ایک تیز مردانہ پرفیوم کی خوشبو فضا میں بکھر گئی تھی، وہی خوشبو جو اس نے اس دن دکان پر محسوس کی تھی۔ حورین چونک کر پلٹی، کون؟ ابھی اس کے لبوں سے پورا لفظ بھی نہیں نکلا تھا کہ اندھیرے سے ایک مضبوط ہاتھ نمودار ہوا، اور پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، اس کا پیر مرے پر پاس پڑے کسی کپڑے پر سلپ ہو گیا۔ وہ چیخ مار کر گرنے ہی والی تھی کہ ایک جھٹکے میں دو مضبوط بازو نے اسے تھام لیا۔ شارم نے ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کی تھی، اس نے حورین کے نازک کمر کو اپنی فولادی گرفت میں جکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ حورین ایک جھٹکے میں اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ اتنے قریب تھے کہ حورین کو شارم کے دل کی دھڑکنیں اپنے وجود میں محسوس ہو رہی تھی۔ سنبھل کر، شارم کی گہری مردانہ آواز حورین کے کان کے پاس گونجی۔ اس کا لہجہ دھیما تھا، مگر اس میں بلا کا رعب اور اپناہیت تھی۔
हुरैन साख्त खड़ी थी, इसका पूरा वजूद लरज रहा था। इसने डरते डरते नजरें उठाई और सामने खड़े शख्स को देखा। अंधेरे में चांद की हल्की सी रोशनी शारम के चेहरे पर पड़ रही थी। वही तीखे नकूश, वही मगरूर आंखें, ये तो वही बदतमीज दुकानदार था। सदमे के मारे हुरैन के हलक में लफ्ज फंस गए। वो इसकी गिरफ्त से निकलने की हल वह इसकी गिरफ्त से निकलने के लिए हल्की सी तड़पी, मगर शारम ने इसकी कमर पर अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत कर दी थी। कहाँ भाग रही हो? शारम के लबों पर एक दिलकश मगर पुरस्रार मुस्कुराहट आई। इसकी नजरें हुरैन के लरसते हुए लबों पर जमी हुई थी। हुरैन का जी चाहा कि वह वहीं चीख पड़े, मगर शारम की कुर्बत ने इसके हवास सुन कर दिए थे। मैंने सुना है कि निकाह के बाद अपनी दुल्हन का माथा चूमना सुन्नत है। मुझे ये मौका नहीं दिया गया ना? ना इंसाफी है ना मेरे साथ। इसने अपना दूसरा हाथ आहिस्ता से हुरैन के गाल पर रखा। हुरैन का पूरा वजूद इसके लम्ब से दहक उठा था। वैसे मैं अपने साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने देता, बल्कि अगर मेरे साथ कोई नाइंसाफी हो तो मैं अपना हक छीनना जानता हूँ। मगर वो कहते हैं ना, तो मैं अपना हक छीनना जानता हूँ। वो कहते हुए आहिस्ता से इसके माथे पर रब रख गया था। हुरैन इसकी बाहों में बुरी तरह से कांप रही थी। वो मिले तो महरम बनकर मिले, दिल भी मतमीन और खुदा भी राजी। वो दिलकशी से कहता आहिस्ता से अपनी मूंछों का लम्स उसके लबों पर बिखेर गया था। हुरैन दिलो जान से कांप कर रह गई। वो एक झटके से अपना आप छुड़ाकर मुड़ी और बगैर पीछे देखे वहां से भाग निकली। शर्म वहीं खड़ा रहा। इसके लबों पर मुस्कुराहट बरकरार थी। इसे लगा कि इसकी दुल्हन शर्मा गई है या शायद इसकी बेबाकी पर घबरा गई है, लेकिन ये पहली मुलाकात शर्म को परसकून कर गई थी। इसकी नजरों की हया इसके दिल में घर कर गई थी। हुरैन छत से भागती हुई सीधे अपने कमरे में आई और धर से दरवाजा बंद कर लिया। इसका सांस फूल रहा था और माथे पर अब भी शर्म के लबों की तपश महसूस हो रही थी। इसने आईना देखा तो इसे अपना आप बदला हुआ लगा। वो वो यहाँ कैसे? वो मेरा शोहर कैसे हो सकता है? इसने कांपते हाथों से अपना चेहरा छुपाया। जिस शख्स के लहजे की काट इसे जहर लगती थी, आज इसी की लमस ने इसे बेबस कर दिया था। इसे गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी। इस वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और सना भाभी अंदर दाखिल हुई। इनके चेहरे पर वही शरारती मुस्कुराहट थी, मगर हुरैन की हालत देखकर वो थोड़ी संजीदा हुई। हुरैन, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी परेशान क्यों हो? मिली अपने बदतमीज दुकानदार से? सना ने इसे छेड़ा था। हुरैन ने नम आंखों से भाभी को देखा। भाभी, आपको पता था? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? ये वही है। आपने मेरा निकाह इस शख्स से होने दिया जिसने सरे बाजार एक औरत की तजलील की थी। इसकी आवाज में दुख साफ झलक रहा था। सना भाभी इसके पास बैठी और इसका हाथ थामा। हुरैन, तुम गलत समझ रही हो। इसने तजलील नहीं की थी, इसने अपनी हद वाजिया की थी। इसकी अम्मी ने बताया है कि वो ज़रा सख्त तबीयत का है, लेकिन अपने रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाता है। वो सिर्फ इस औरत के साथ नरम है जिसके साथ नरम होने का हुक्म खुदा ने दिया है। इसने अपनी हदूद बना कर रखी हैं। हुरैन, वो सिर्फ तुम्हारे लिए ऐसा है क्योंकि तुम इसका हलाल हो। हुरैन ने अपना हाथ छुड़ा लिया था। नहीं भाभी, वो बहुत मकरूर है। मैं इसके साथ कैसे रहूंगी? इसकी आंखों में अजीब सा रोब है। मेरा तो थम घुटने लगता है। वो बिस्तर पर गिरकर रोने लगी। इसके लिए कबूल करना मुश्किल था कि इसके लिए ये कबूल करना मुश्किल था कि इसकी ज़िंदगी की दौड़ इस शख्स के हाथ में दे दी गई है जो औरतों की इज्जत नहीं करता, लम्हे में किसी की भी धज्जियां उड़ाकर रख सकता है। शारम जब नीचे आया तो इसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो फैसल ने पहले कभी भी नहीं देखी थी। क्यों भाई, हो गई मुलाकात? फैसल ने कंधा इसके कंधे से हल्का सा मारते हुए पूछा था। शारम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी वास्कट की जेब में हाथ डाला और एक गहरा सांस लेकर आसमान की तरफ देखा। कैसी है मेरी भाभी? फैसल ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए नरमी से पूछा। वैसी ही जैसी मुझे चाहिए। वो मुस्कुराकर आगे बढ़ गया था, जबकि फैसल ने बाकायदा हाथ उठाकर आसमान की तरफ देखते हुए चेहरे पर फेरा था। निकाह के अगले दिन हुरैन के घर में एक अलग ही चहल पहल थी। बीए का रिजल्ट चंद दिनों में आने वाला था, इसलिए इसके कॉलेज की तमाम सहेलियां आज इफ्तार के बहाने इसे घेरने पहुंची थी। कुछ निकाह में शरीक हुई थी और कुछ और नहीं आ सकी थी। वो आज इसका दूल्हा देखने और देरू बातें करने आई थी। हुरैन किचन में सना भाभी के साथ अफ्तारी के लिए फ्रूट चाट बना रही थी जब सहेलियों की फौज वहां आन पहुंची। अरे वाह, हमारी हुरैन तो अब इसे सुखर बीवी बन गई है। अलीजे ने इसे छेड़ा था। मगर हुरैन, सच्ची बता, तेरा निकाह इसी शारम से हुआ है जो इस बड़े कॉस्मेटिक स्टोर का मालिक है? हुरैन ने खामोशी से सर हिलाया। इसका दिल अजीब सी बेचैनी से भर गया था। ओह माय गॉड हुरैन, मरियम ने माथे पर हाथ मारा। तेरा पाला किस से पड़ गया है? तुझे पता है
पिछले हफ्ते मैं वहां पर गई थी। मैंने बस इतना पूछा कि भाई साहब इस लिपस्टिक का कोई और शेड है, तो इसने मुझे ऐसी नजरों से देखा जैसे मैंने इसकी जायदाद मांग ली हो। इतना बदतमीज, इतना बदमिजाज है वो। हाँ यार, मैंने भी देखा है, सारा ने लुकमा दिया। वो तो लड़कियों को इंसान ही नहीं समझता, ऐसे लगता है जैसे वो कोई जल्लाद हो जो बस जरा सी बात पर सबको बाजार में जलील करके बैठा रहता है। हुरन तू तो इतनी मासूम और नाजुक है, इस पत्थर दिल इंसान के साथ तेरा निभा कैसे होगा। हुरन के हाथ में छुरी रुक गई थी। सहेलियों की बातें इसके जख्मों पर नमक छिड़क रही थी। इसे इस दिन वाला वाकया याद आया जब शारम ने इस लड़की को बाजार में झाड़ा था। सुना है बहुत मगरूर है। अली से दोबारा शुरू हुई। वो खुद को पता नहीं क्या समझता है। हुरन कहीं वो घर में तेरे साथ वैसा ही रवैया ना रखे, अल्लाह ना करे, पर वो बंदा नॉर्मल नहीं रखता। हुरन का चेहरा इनकी बातें सुनकर सफ़ेद हो गया था। सहेलियों का हर जुमला इसे शारम से मजीद दूर कर रहा था। इसके जहन में शारम का वो जुमला गूंजा जो इसने कल छत पर कहा था, मैं अपना हक छीनना जानता हूँ। इसे खौफ महसूस होने लगा था। क्या वाकई वो घर में भी इतना ही सख्त होगा? क्या इसकी ये मोहब्बत सिर्फ एक दिखावा थी, या वो सिर्फ हक जता रहा था? तुम लोग ये सब कुछ क्यों कह रही हो? हुरैन की आवाज़ में लर्जिश थी। वो शायद सिर्फ दुकान पर ऐसे हूँ। अरे नहीं बाबा, फितरत नहीं बदलती। मरियम ने यकीन से कहा था, जो बंदा बाजार में सबके सामने एक औरत की इज्जत उछाल सकता है, वो घर में क्या हक इज्जत करेगा। और इनकी आंखों में आंसू तहने लगे। सना भाभी जो दूर खड़ी ये सब कुछ सुन रही थी, इनका चेहरा संजीदा हो गया। वो जानती थी कि शारम ऐसा नहीं है, मगर सहेलियों की इन बातों ने हुरैन के दिल में एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसे गिराना अब शारम के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं था। सारी रात हुरैन की आंखों में कट गई थी। सहेलियों की कही हुई एक एक बात इसके दिमाग में खतौरों की तरह बज रही थी। कभी इसे शारम का वो कभी इसे शारम का वो तीखा लहजा याद आता जो इसने बाजार में सुना था, और कभी इसका वो लम्स जो निकाह की रात छत पर इसके माथे और लब्बों पर सब्त हुआ था। वो इन दोनों मुतजाद शख्सी वो इन दोनों मुतजाद शख्सियतों के दरमियान झूल रही थी। फजर की नमाज के बाद वो जय नमाज पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी जब सना भाभी दबे कदमों कमरे में दाखिल हुई। हुरैन के मुरझाए हुए चेहरे और सिर्फ आंखों ने बता दिया था कि वो सोई नहीं है। हुरैन, क्या अब भी वही बातें सोच रही हो? चल वो जो कल वो लड़कियां करके गई थी? सना ने इसके पास बैठते हुए नरमी से पूछा। हुरैन ने तस्बीह रोकी और एक लंबा सांस लिया। इसकी आवाज़ में अब वो बोझलपन नहीं था, बल्कि एक अजीब सा ठहराव था। भाभी, मैंने सारी रात यही सोचा है, मैं किसी की बातों पर ध्यान नहीं दूंगी। लोगों का क्या है, वो तो अपनी अपनी ऐनक से दुनिया को देखते हैं। किसी के लिए वो बदतमीज है, किसी के लिए मगरूर। इसने सना भाभी की आंखों में देखकर पुख्तगी से कहा। सना भाभी ने सुकून का सांस लिया था। शुक्र है, मुझे डर था कि कहीं तुम बदसन न हो जाओ। नहीं भाभी, मैं बदसन नहीं हूँ, लेकिन डर लगता है। लेकिन मुझे यकीन है मेरा अल्लाह मेरे लिए बेहतर ही करेगा। वो मुस्कुराकर जाए नमाज समेटने लगी तो सना भी मुस्कुरा दी थी। हुरैन, जल्दी करो, मुझे ईद के लिए कुछ कॉस्मेटिक लेने हैं और तुम्हें मेरे साथ चल रही हो। कोई बहाना नहीं चलेगा। अलीज़े ने ज़बरदस्ती से उठाया। हुरैन का दिल नहीं था, मगर वो अलीज़े के सरार पर निकाब ओढ़कर इसके साथ निकल पड़ी थी। अलीज़े से जानबूझकर इसी तरफ लेकर गई जहाँ शारम जनरल एंड कॉस्मेटिक की बड़ी सी दुकान थी। हुरैन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो खामोशी से अलीज़े के पीछे छुपकर दुकान में दाखिल हुई जहाँ हस्बे मामूल बेपनाह रश था। वो जानती थी अलीज़े से जानबूझकर यहाँ लाई है। इसके बार बार मना करने पर भी वो रुकी नहीं थी। ये कहकर के पूरे शहर में सिर्फ शारम की दुकान से ही अच्छी कॉस्मेटिक मिलती है। शारम काउंटर के पीछे खड़ा किसी गाहक का बिल बना रहा था। इसका वही तीखा रोबदार अंदाज, माथे पर पड़ी वही संजीदा शिकने। तभी एक लड़की जो शायद बहुत ज्यादा मॉडर्न बनने की कोशिश कर रही थी, काउंटर के करीब आई। इसने शारम को मुतवज्जो करने के लिए जानबूझकर अपनी कलाई इसके हाथ के पास रखी। मिस्टर, ये परफ्यूम जरा मेरी कलाई पर सेट कर दे। सॉरी मिस्टर, ये परफ्यूम जरा मेरी कलाई पर टेस्ट कर दे। मुझे समझ नहीं आ रहा। इसने अपनी आंखों से वो बेहुदा दावत दी जो शारम जैसे मत को जहर लगती थी। हुरैन पीछे खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। इसने देखा कि शारम ने एक लम्हे के लिए भी इस लड़की की तरफ नहीं देखा था। इसकी निगाहें अपने रजिस्टर पर ही थी। परफ्यूम वहाँ पड़े हैं, खुद टेस्ट कर लें बीबी। ना तो ये मेरा काम है और ना ही मैं यहाँ आपके लिए फारग बैठा हूँ। शर्म की आवाज़ में वही बर्फ जैसी सर्दी थी। लड़की बाज ना आई। अरे कितना अकल मिजाज है आपका, जरा प्यार से भी तो बात कर सकते हैं ना, आखिर मैं आपके कस्टमर हूँ। इसने थोड़े और झुककर शर्म के कंधे को छूने की कोशिश की थी। बस यही वो लम्हा था जब शारम का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। इसने एक जोर से रजिस्टर में
रजिस्टर मेज पर पटका, जिसकी आवाज से हुरन के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। अपनी औकात में रहकर बात करो। शर्म की आवाज पूरी दुकान में बिजली की तरह गूंजी थी। ये दुकान है, तुम्हारी आवारगी का अड्डा नहीं। ये जो हाथ लगाकर बात करने की कोशिश कर रही हो ना, अगर दोबारा किया तो तुम्हारा ये हाथ मरोड़ने में मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगा। इसने अपनी अकाबी नजरें इस लड़की के चेहरे पर गाड़ दी। दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें बाजार के बीच जलील करके बाहर निकालूं। मुझे तुम्हारे जैसे ग्राहकों की जरूरत नहीं, जो हया का जनाजा निकाल कर शॉपिंग करने के लिए आती हैं। वह लड़की खौफ और शर्मिंदगी से ऐसी साख्त हुई जैसे से सांप सूंघ गया हो। वो अपना बैग समेटती वहां से भाग निकली थी। पूरी दुकान में मौत जैसा सन्नाटा था। अलीजा ने से कुन्नी मारी। देखा हुरैन, देखा इसका जल्लाद वाला रूप। ये बंदा तो जानवर है। अलीजा ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि इन्हीं की एक दोस्त मरियम थी, जो आज जानबूझकर यहाँ आई थी। कहने का वो इसकी क्लास फेलो थी, इसकी सहेलियां थी, मगर इनमें से किसी एक को भी ये बात हजम ना हुई थी कि इतना हैंडसम, जिसको 1000 बार दुकान पर आकर अपनी तरफ मुतवज्जो करने में वो नाकाम रही थी, वो एक पर्देदार लड़की के हिस्से में आ चुका था। इसकी कॉस्मेटिक की दुकान इतनी ज्यादा फेमस थी कि इनके कॉलेज में अक्सर इनकी दुकान की बातें होती रहती थी, और दुकान से कहीं ज्यादा दुकानदार की। अलीज़े पता नहीं इसे क्या क्या कह रही थी, मगर हुरैन की आंखों में आंसू आ गए। इसे शारम का वो रूप याद आया जो कल रात इसके सामने था। कितना नरम, कितना बावकार और कितनी मोहब्बत भरा। और आज इसने देखा था कि वो दुनिया की हर औरत के लिए जल्लाद है, लेकिन सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अपनी हद जानता है। इसके दिल में एक अजीब सी लहर उठी। ये गुस्सा, ये बदतमीजी नहीं, ये तो इसकी गैरत है, इसने दिल में सोचा। मगर वो शारम के इस भयानक गुस्से से डर भी गई थी। शारम ने एक लंबा सा सांस लिया और दोबारा काम में मगन हो गया। इसे जरा बराबर भी एहसास नहीं था कि इसकी महरम चंद कदम के फासले पर खड़ी इसका ये रूप देखकर कांप रही है। बाजार में ईद की खरीदारी अरूज पर थी। दिल धरने की जगह नहीं थी। सना भाभी मसलसल हुरैन को छेड़ रही थी। अपनी सहेलियों के साथ तो रोज मजे से बाजार आ जाती हो, मेरे साथ आते हुए जैसे मौत आती है तुम्हें, सना ने तंजिया लहजे में कहा। तो हुरैन ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। अरे भाभी बस करे ना, आ तो गई हूँ आपके साथ। बस एक बात याद रखिएगा, हम शारम की दुकान पर हरगिज नहीं जाएंगे। हुरैन ने दोटक लहजे में अपनी शर्त रखी। सना भाभी खिलखिलाकर हंस दी। अच्छा पापा नहीं जाते तुम्हारे जल्लाद शौहर की दुकान पर। वो दोनों दुकानदार दुकान घूम रही थी, मगर हुरैन को अपनी पसंद की मैचिंग चूड़ियां कहीं नहीं मिल रही थी। रश बढ़ता जा रहा था और खुद से हुरैन का बुरा हाल हो रहा था। भाभी रहने दे, अब नहीं मिलेंगी, आप बाद में अम्मी के साथ आ जाइएगा। होरे ने थक कर फैसला सुना दिया, मगर सना भाभी अभी मजीद कुछ देखना चाहती थी। ये अलग बात थी कि वो दोनों ही जानती थी कि शहर में बेहतरीन चूड़ियों की वैरायटी भी सिर्फ शारम कॉस्मेटिक के पास ही मिलेगी, लेकिन वहां वो इसने जाना नहीं था। वो दुकान से निकलकर एक दफा फिर से रश में आ गई थी। इसी दौरान लोगों का एक रेला आया और देखते ही देखते सना भाभी हजूम में कहीं गुम हो गई। हुरैन अकेली रह गई थी। चारों तरफ मर्दों का हजूम था। वो बुरी तरह से घबरा गई। इसका सांस फूलने लगा था और वो खुद को बचाने की कोशिश करने लगी कि अचानक इसे अपने गिद्ध मजबूत बाजू का एक हिसार महसूस हुआ। यहाँ क्या कर रही हो तुम? एक जानी बचानी रौबदार मगर निहायत ही नरम आवाज इसके कानों के करीब गूंजी थी। हुरैन ने छू कर देखा, वो शारम था। इसने अपना हाथ हुरैन के कंधे पर रखकर इसे पूरी तरह से अपने हिसार में ले लिया था, ताकि लोगों का रश इसे छू न सके। इसका अंदाज मोहब्बत भरा और हिफाजती था कि हुरैन की सारी घबराहट एक पल में सुकून में बदल गई थी। मैं सना भाभी के साथ आई थी, वो पता नहीं कहाँ चली गई, हुरैन ने लड़सती आवाज में कहा। वो हैरान थी कि वो निकाब में इसे पहचान कैसे गया था। इट्स ओके, परेशान मत हो, मेरे साथ दुकान पर चलो, मैं इन्हें फोन कर लेता हूँ। तुम्हारे पास इनका नंबर होगा ना? शर्म ने हक से कहा और इसे जबरदस्ती अपने साथ अपनी दुकान में ले आया। इसका लहजा इतना हक जताता हुआ था कि वो इनकार न कर सकी। दुकान पर पहुंचकर शर्म ने इसे एक आरामदाह कुर्सी पर इज्जत से बिठाया और खुद खड़े होकर इसकी तरफ पंखा कर दिया। वो बाजार वाला सख्त की शारम अब हुरैन के सामने एक नहायती शफीक शौहर बन चुका था। रोजे से हो, इसलिए अभी तुम्हारी हाथत तवाजा नहीं कर सकता, शारम ने इसके झुके हुए सर और शर्माते हुए चेहरे को देखते हुए गहरी आवाज में कहा। लेकिन याद रखना, शादी के बाद तुम्हारी ऐसी मेहमान नवाजी करूंगा कि तुम थक जाओगी। इसके लहजे में छुपी शरारत और मोहब्बत ने हुरैन के गालों को सुरख कर दिया था। वो घबराती हुई नजर झुकाए बैठी थी, जबकि शारम की नजर मुसलसल अपनी इस मासूम बीवी पर जमी हुई थी, जिसे वो दुनिया की नजर से छुपा कर रखना चाहता था। आप प्लीज भाभी को फोन करें, वो परेशान हो रही होंगी। इसकी नजरों से कंफ्यूज होते हुए वो मासूमियत से बोली। तो शारम ने
हाँ में सर हिलाया और हुरैन के दिए हुए नंबर पर सना भाभी को कॉल मिलाई। भाभी आप फिक्र न करें, हुरैन मेरे पास दुकान पर है, आप आराम से इधर ही आ जाए, मेरी मिसेज यहीं पर महफूज है। शारम ने मेरी मिसेज के अल्फाज पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया था, जिससे हुरैन के गालों पर लाली दौड़ गई। तुम्हारी ईद का जोड़ा खास मेरी पसंद का है, उम्मीद करता हूँ तुम्हें पसंद आया होगा। वो अपने काम में मसरूफ साथ साथ इससे भी बातें कर रहा था। इसका ईद का जोड़ा आज सुबह ही आया था ससुराल की तरफ से, जी पसंद आया। वो कंफ्यूज सा बस इतना ही बोल पाई थी कि एक बड़ी उम्र की ज़हीफ खातून दुकान में दाखिल हुई। इनकी नज़र कमज़ोर थी और वो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। शारम जो भी हुरैन से निहायती नरमी से बात कर रहा था, फौरन अपनी जगह से उठा और इन हद उनके पास पहुंच गया। जी हाला जान, क्या चाहिए आपको? इसका लहजा इतना मोतबाना और एहतराम से भरपूर था कि हुरैन की आंखें फैल गईं। बेटा मुझे सिलाई के लिए इस रंग का धागा चाहिए, मिल ही नहीं रहा, उन्होंने ऐनक ठीक करते हुए कहा। शारम ने खुद काउंटर से बाहर निकलकर बड़े सब्र और मोहब्बत से इनकी मदद की। बीसों नलकियां दिखाई और जब तक इनकी पसंद का धागा नहीं मिल गया, वो वहीं खड़ा रहा, जबकि दुकान पर रश कम होने में नहीं आ रहा था। सबका काम करते करते वो इस हाथ उनको खास तवज्जो दे रहा था। हुरैन हैरत से ये सब कुछ देख रही थी। सबके साथ इतना सख्त रवैया और इन ज़हीफ खातून के साथ इतना नरम। वो भी इसी सोच में थी कि एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची दुकान में आई। भाई मुझे वो वाला ब्रेसलेट लेना है, इसने नन्ही सी उंगली से इशारा किया। शर्म के साथ चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट आ गई। इसने खुद वो ब्रेसलेट निकाला, इसे बच्चे की कलाई पर रखकर देखा, उसे भारी डिस्काउंट भी दिया। इस बच्ची के साथ इसका रवैया बिल्कुल एक शफीक भरे भाई जैसा था। अभी वो बच्ची गई ही थी कि एक नौजवान लड़की जो बनाव सिंगार में कुछ ज्यादा ही मगन थी, काउंटर पर आकर खड़ी हो गई। सुनिए मिस्टर, मुझे जरा मस्कारा तो दिखाइएगा। इसने भालू को झटकते हुए शारम को मुतवज्जो करना चाहा। शारम का रवैया एक लम्हे में बदल गया। इसने अपनी नजरें एक पल के लिए भी नहीं उठाई, बस टप लहजे में जवाब दिया, वो सामने वाले रेक में पड़े हैं, खुद देख लें। इसकी लहजे की सर्दी से वो लड़की भी सटपटा कर रह गई थी। हुरैन साख्त खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। इसे अब समझ में आ रहा था कि शारम की सख्ती सिर्फ इन लोगों के लिए है जो अपनी हद पार करते हैं, वरना वो तो एक निहायती हसास और बावकार इंसान है। इसी वक्त सना भाभी भी दुकान में दाखिल हुई और हुरैन को शारम के करीब बैठे देखकर इनके चेहरे पर एक शरारती से मुस्कुराहट आ गई। लो जी, हम तो परेशान हो रहे थे और यहाँ तो कोई और ही दुनिया आबाद है। हुरैन शर्मा कर खड़ी हो गई, मगर शारम ने बड़े वकार से सना भाभी का इस्तकबाल किया। फिक्र न करें भाभी, आपको इन्फॉर्म किए बगैर कोई नई दुनिया आबाद नहीं करेंगे, अभी तो इस पुरानी दुनिया को ही संभाल रहे हैं। इसने हुरैन की तरफ एक गहरी नजर डाली, जो नजर झुकाए खड़ी थी। आइए बैठिए, ये बताइए कि आपको क्या चाहिए? शारम ने सना भाभी को मुखातिब किया। मुझे कुछ नहीं चाहिए शारम, बस हुरैन के लिए आज जो सुबह सूट आया है इसके ससुराल से, इसके साथ की चूड़ियां लेने आए थे। लेकिन मजाल है जो इस पूरे बाजार में कहीं से मिली हूँ। वो क्या है ना, पूरे शहर में बस एक ही दुकान पे अच्छी चूड़ियां मिलती हैं और वहाँ इन मैडम ने आना नहीं था क्योंकि वहाँ का दुकानदार बहुत जल्लाद है। सना भाभी ने शरारत से हुरैन को देखा, जबकि शारम खुद ही जानता था कि सबसे अच्छी चूड़ियां कहाँ मिलती हैं, इसलिए सर झुकाकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो क्या है ना शारम, हमारी नन्द साहिबा थोड़ी ज्यादा ही शर्मीली है। सना को तो जैसे मौका मिल गया था इसे तंग करने का। हुरैन का जी चार हाथ के जमीन फटे और वो इसमें समा जाए। शारम ने सना भाभी की बात सुनकर एक नजर हुरैन के सुर्ख होते चेहरे पर डाली थी। इसने कुछ नहीं कहा, बस निहायत ही इत्मीनान से आगे बढ़ा और आहिस्ता से हुरैन का हाथ अपने हाथ में थाम दिया। हुरैन के पूरे वजूद में जैसे बिजली सी दौड़ गई थी। शारम से लेकर दुकान के इस हिस्से में आया जहाँ कांच की चूड़ियां सजी हुई थी। इसकी गिरफ्त मजबूत थी, मगर इसमें बला की अपनायत थी। हुरैन साख्त थी, इसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि इसे लगा शायद शारम भी इसे सुन रहा हो। शारम ने खुद एक एक करके चूड़ियां निकाली, सूट के रंग से मैच की और फिर निहायती नफासत से हुरैन की कलाई में पहनाने लगा। कांच की चूड़ी की खनक और शारम के पुरों का लम्स हुरैन के लिए लम्हा बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। इसने सख्ती से अपनी आंखें मीच ली, मगर इसकी गिरफ्त से अपना हाथ नहीं छुड़ाया। शारम की निगाहें मसलसल इसके लरसते हुए हाथ और झुकी हुई पलकों पर थी। इसे हुरैन की ये खामोश स्पुर्दगी बहुत बली लग रही थी। मिल गई, शारम ने धीमी आवाज में इसके कान के पास कहा। अब किसी और दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है, जो चाहिए मुझसे कहो, दिल के साथ दुनिया भी कदमों में रख दूंगा। इसके कान के करीब सरगोशी करता इसके लबों पर मुस्कुराहट बिखेर गया था। हुरैन ने मुश्किल अपनी नजरें उठाकर इसे देखा। इसे एहसास हुआ था कि वो शख्स जिसे वो बदतमीज समझती थी, वो तो इसे मलका बनाकर रखने का हुनर जानता था। शारम ने हुरैन की कलाई में आखिरी चूड़ी पहनाई और इसका हाथ निहायती नरमी से छोड़ा, मगर इसकी नजरें अब भी हुरैन के झुके हुए चेहरे पर थी। वो मुड़ा और सना भाभी की तरफ देखते अपनी मखसूस संजीदगी के साथ मगर एक गहरी अपनायत भरे लहजे में बोला, भाभी आइंदा आप मेरी मनख्वाह को अपने साथ बाजार मत लाइएगा, आप तो इसे गुम कर देंगी और अगर ये कहीं गुम होगी तो मेरा क्या होगा? इसके लहजे में एक ऐसा दावा और फिक्र थी कि हुरैन का पूरा वजूद काम कर रह गया। इसने मेरी मनकुहा के लफ्ज़ इतने मान से कहे थे कि हुरैन को लगा जैसे इसका सांस सीने में ही अटक गया हो। वो शर्म से लाल पीली होती हुई सना भाभी के पीछे छुपने की कोशिश करने लगी थी। सना भाभी तो जैसे इस जुमले का इंतजार कर रही थी। वह एक जोरदार खिलखिलाहट के साथ
हंसती, ओहो शारम मियाँ, अभी से इतनी फिक्र, अभी तो रुखसती में 2 दिन बाकी हैं और आपने अभी से पहरे बिठा दिए। उन्होंने हंसते हुए हुरैन का कंधा थपथपाया था। फिक्र ना करें जनाब, आपकी अमानत बिल्कुल सही सलामत आप तक पहुंचा दूंगी। शर्म ने एक मुस्कुराहटी नजर हुरैन पर डाली, जिसने अब भी नजर नहीं उठाई थी। अमानत है इसलिए तो कह रहा हूँ भाभी, बाजार का रश और लोगों का हजूम मुझे पसंद नहीं, इसे कोई परेशानी हो। शर्म की आवाज में अब वो जल्लाद वाला रोप नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदार शोहर की मरवत थी। इसने दराज से एक छोटा सा पैकेट निकाला और सना भाभी की तरफ बढ़ाया कि ये हुरैन के लिए है, इसे कहना कि ईद की सुबह पहने। हुरैन ने चोरी छुपे से देखा, शालम का वो रोबदार चेहरा अब इसे डरा नहीं रहा था, बल्कि एक तहाफ़ुज़ का एहसास दिला रहा था। इसे अपनी सहेलियों की बातें अब बहुत फजूल लग रही थी। इसे एहसास हुआ कि शालम बाजार के लिए सख्त इसके लिए है इसे एहसास हुआ कि शालम बाजार के लिए सख्त इसलिए है ताकि वो अपनी हलाल के लिए नरम रह सके। शाम को जब हुरैन बाजार से घर आई तो इसका दिल बहुत हल्का था। वो तमाम डर और परेशानियां जो सहेलियों की बातों से पैदा हुई थी अब खत्म हो चुकी थी। इसे शालम के रूप में अपना एक मजबूत मुहाफ़िज़ नजर आ रहा था। वो रात को बहुत सुकून से सोई। अगला दिन ईद थी। घर में अगले दिन ईद थी। घर में खुशी का समा था, मगर साथ ही उदासी भी थी, क्योंकि आज हुरैन की रुखसती थी। हुरैन ने तैयार होकर सबसे पहले वही ब्रेसलेट पहना जो शालम ने इसे दुकान पर दिया था। इसे पहनते ही इसे शालम का वो जुमला याद आया, अगर ये गुम हो गई तो मेरा क्या होगा। शाम हुई तो बारात आ गई। हुरैन अपने सुर्ख रूसी जोड़े में बहुत प्यारी लग रही थी, मगर इसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अम्मी, पापा और भाई सबके चेहरों पर गम और खुशी के मिले जुले तासरात थे। जब रुखसती का वक्त आया तो पूरे घर में एक करहम सा मच गया। हुरैन अपने बाबा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। बाबा ने इसे अपने सीने से लगा लिया। इनकी अपनी आंखें भी नम थी। मेरा मान रखना बेटा, बहुत खुश रहना, बाबा ने कांपती आवाज में कहा, और फिर हुरैन का हाथ शारम के हाथ में दे दिया। शर्म जो सफ़ेद शिरमाने में बहुत पुरवकार लग रहा था, इसने निहायत ही एहतराम से बाबा की तरफ देखा। इसकी आंखों में खामोश वादा था कि वह हुरैन पर कभी कोई आंच नहीं आने देगा। इसने हुरैन का हाथ इतनी मजबूती और अपनाहियत से थामा कि हुरैन को इसी हजूम में एक तहाफ़ुज़ का एहसास हुआ था। गाड़ी में बैठते वक्त हुरैन का बुरा हाल था। वो मसलसल रो रही थी। शारम ने गाड़ी चलने के थोड़ी देर बाद इसकी तरफ देखा और बड़े प्यार से इसका हाथ थाम लिया। बस कर दो आप, कितना रोओगी? तुम्हारे बाबा ने तुम्हें रोता हुआ देखने के लिए मेरे हवाले नहीं किया, बल्कि खुश रहने के लिए भेजा है। इसकी आवाज़ में वही नरमी थी जो हुरैन को अब बहुत अच्छी लगने लगी थी। हुरैन ने खामोशी से सर झुका लिया। वो अभी तक इस लम्हे से घबरा रही थी, मगर अब इस घबराहट में डर नहीं था, बल्कि एक नई जिंदगी का आगाज था। शारम ने इसके आंसू अपने हाथ से साफ किए और शरारत से बोला, अब अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो लोग समझेंगे कि मैंने सचमुच में कोई जल्लाद वाला काम कर दिया है। अब जरा मुस्कुरा दो ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि मेरी दुल्हन मुझसे डर नहीं रही। हुर्रिन ने नजरें उठाकर इसे देखा तो इसकी आंखों में अपने लिए इतनी मोहब्बत देखकर इसके लबों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई। शारम ने सुकून का सांस लिया और इसे अपने करीब कर लिया। इसे पता था कि अब से हुर्रिन की हर खुशी और गम का जिम्मेदार वह खुद है। कमरे में रोशनी फैली हुई थी और हर तरफ फूलों की भीनी भीनी खुशबू रची बसी थी। हुरैन अपने सुर्ख रूसी लिबास में बेड के एक कोने में बैठी थी। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसे जिंदगी में पहली बार इतना डर लग रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ा इम्तहान हो। तभी दरवाज़ा खुला और शारम अंदर दाखिल हुआ। इसने शेरवानी उतारकर साइड पर रखी और धीरे धीरे चलता हुआ हुरैन के बिल्कुल पास आकर बैठ गया। हुरैन ने घबराकर अपनी उंगलियां एक दूसरे में फंसा ली। हुरैन, तुम खुश हो मेरे साथ? शारम ने निहायत ही धीमी और गहरी आवाज में सवाल किया। इसकी नजरें हुरैन के झुके हुए सर पर जमी थीं। हुरैन ने एक लंबा सांस लिया और जैसे अपने दिल का बोझ हल्का करने का फैसला कर लिया, फिर हाँ में सर हिलाया। इसके यूं सर हिलाने पर वो मुस्कुरा दिया था। चलो तो फिर तुम ये बताओ कि तुम्हें कैसा लगता हूँ मैं? वो नरमी से इसका हाथ थामते हुए सवाल करने लगा। सच्ची कहूँ, मैं आपको 5-6 साल से देख रही हूँ। जब भी आपकी दुकान पर आती थी मुझे मालूम नहीं था कि मेरा नसीब आपके साथ जुड़ा है, पर आप मुझे कभी अच्छे नहीं लगे थे। शर्म ने हैरत से आबरू उठाए, मगर इसके लबों पर एक शरारती मुस्कुराहट आ गई थी। अच्छा, और क्यों भला? मैं आपको जल्लाद समझती थी। आपने मेरी कितनी ही सहेलियों की बेइज्जती की है। कोई दुकान पर जरा सी हंसती थी तो आप इसे पूरे बाजार में छाट देते थे। हुरैन थोड़ी हिम्मत पकड़कर बोली। शर्म ये सुनकर काबू न रख सका और एक भरपूर कहका लगाकर हंस दिया। इसकी हंसी कमरे में गूंज उठी थी। जल्लाद, वाह, पूरे शहर में मेरी यही शोहरत है ना? मैं मजाक नहीं कर रही।
निकाह के बाद भी मेरी बदगुमानियों का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ था। जब सहेलियों ने आपके बारे में बातें की तो मैं अब से बदजन होने लगी थी। मेरा जी घबराने लगा था कि मेरा पाला किससे पड़ गया है। हुरैन रुकी नहीं, वो इसे बताती रही। शर्म अब खामोश हो गया था और बहुत गौर से इसकी बातें सुन रहा था। इसे हुरैन की ये सच्चाई बहुत बली लग रही थी। फिर क्या हुआ? इसके चुप होने पर इसने खुद कुरेद कर सवाल किया था। हुरैन ने नजरें उठाई और शर्म की आंखों में देखा, जहां अब सिर्फ इसके लिए नरमी थी। फिर अचानक दिन की दुनिया बदल गई। मालूम नहीं कैसे, पर आप मुझे बहुत अच्छे लगने लगे। जब मैंने देखा कि आप बड़ों का कितना एहतराम करते हैं, छोटों से कितने प्यार से पेश आते हैं, तो मेरा सारा डर खत्म हो गया। हुरैन की बातें सुनकर शर्म के चेहरे पर एक ठहराव सा आ गया। इसने हुरैन का हाथ अपने हाथ की मजबूत गिरफ्त में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बहुत संजीदगी से बोलना शुरू किया। हुरैन, तुम मुझे जल्लाद समझती रही, क्योंकि मैं किसी और से नरमी से बात नहीं करता था, किसी को मुस्कुराकर नहीं देखता था। लेकिन सच तो यह है कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। शर्म की आवाज़ में एक अजीब सा सोच था। मैं जानता हूँ कि एक नामहरम औरत जो मुझ पर हराम की गई है, इसकी तरफ निगाह उठाकर देखना भी गुनाह है। मत के एक ज़रा सा गलत लम्स भी अगर किसी औरत को छू ले तो वो इसके लिए वबाल जान बन जाता है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से किसी की बेटी या बहन की हया पर हरूफ आए। मेरा वो सख्त लहजा दरअसल एक ढाल था, ताकि कोई बेहुदा औरत मुझसे करीब होने की जुर्रत ना कर सके और कोई मासूम लड़की मेरे किसी अमल से गलतफहमी का शिकार ना हो। हुरैन साख्त होकर से सुन रही थी। इसे शर्म की शख्सियत का वो पहलू नजर आ रहा था जो आम लोगों की नजरों से ओझल था। लोग कहते हैं मैं मगरूर हूँ, पर सच तो यह है कि मैं अपनी हदूद जानता हूँ। मैंने अपनी तमाम तर नरमी, अपनी मोहब्बत और अपनी तमाम तर मुस्कुराहटें सिर्फ एक औरत के लिए बचा कर रखी थी, जो अल्लाह ने मेरे लिए हलाल करनी थी। मैंने कभी किसी गैर औरत को मकाम मैंने कभी किसी गैर औरत को वो मकाम नहीं दिया जो आज तुम्हारा है, क्योंकि तुम मेरा हक हो और मैं तुम्हारा। शारम ने थोड़ा और करीब होते हुए धीमी आवाज में कहा, मैं बाजार में इसलिए सख्त होता हूँ ताकि मैं जब घर आऊँ तो अपनी बीवी के सामने सर उठाकर कह सकूँ कि मैंने तुम्हारे हक में कभी खयानत नहीं की। मेरा दिल, मेरी नजर और मेरा लम्स सिर्फ तुम्हारे लिए पाक रहा है। हुरैन की आंखों में आंसू तैरने लगे। इसे अब समझ आया था कि जिस शख्स को वो पत्थर समझती थी, वो दरअसल कितनी कीमती हीरा था। इसके दिल से वो तमाम वसवसे हमेशा के लिए मिट गए थे और इसे अपने नसीब पर रख जाने लगा। शारन ने इसके माथे पर बोसा दिया और मुस्कुराते हुए बोला, अब बताओ, अब भी तुम्हारा वो जल्लाद वाला वो ख्याल कायम है या बदला? हुरैन ने शर्माते हुए अपना सर इसके खाने पर रख दिया। इसके पास अब अल्फाज नहीं थे, बस एक सुकून था जैसे शारन की पनाह में मिल गया था। कमरे में मध्यम रोशनी और गुलाबों की महक के दरमियान शर्म का वजूद हुरैन के लिए एक तपती हुई आग की मानत था। शर्म ने धीरे से हुरैन का रुख अपनी तरफ किया और उसकी थोड़ी को उंगली से उठाकर अपनी सिलकती हुई आंखों में झांकने पर मजबूर कर दिया। हुरैन का सांस हलक में अटक गया था जब शारम ने झुककर इसके दहकते हुए गालों पर अपने लब रख दिए। हुरैन के पूरे वजूद में एक बिजली सी दौड़ गई। वो बेख्तियार कांपने लगी। शारम ने इसकी लर्जिश महसूस की तो इसकी गिद अपना हिसार और तंग कर दिया। इसने हुरैन के माथे से लट हटाई और बारी बारी इसकी दोनों आंखें को निहायती शिद्दत से और बारी बारी इसकी दोनों बंद आंखों को निहायती शिद्दत से चूमा। हुरैन को लगा जैसे वो पिघल रही हो। शारम के लम्स में एक ऐसी तरफ थी जो हुरैन के होश उड़ा रही थी। शारम के लब अब हुरैन के कान के करीब थे, जहां इसने महमूर आवाज में सरगोशी की, तुम्हें अंदाजा भी है हुरैन, मैंने इस पल के लिए कितना इंतजार किया है। इस दिन से तुम मेरे निकाह में आई हो, मुझे तड़पा रही हो। तुमसे पहले कोई इतना अच्छा लगा ही नहीं। महबूब मिले तो महरम बनकर मिले, वरना ना मिले। वो कहते हुए इसके चेहरे को अपने लबों से छूने लगा। हुरैन ने घबराकर अपने कांपते हुए हाथ शारम के चौड़े सीने पर रखे और इसकी आवाज़ में एक लरजती हुई शरारत आई, रुकिए, आपने मुझे अभी तक ईदी नहीं दी। इसने अपनी उंगलियां शारम के लबों पर रखकर इसे रोकना चाहा। शारम की आंखों में खुमार की सुर्खी तैरने लगी। इसने हुरैन की वो नाजुक उंगलियां अपने लबों से हटाई और इसे अपने दांतों तले दबाकर हल्का सा काटा, जिससे हुरैन के मुंह से एक दबी हुई सिसकी निकली थी। ईदी। शारम की आवाज़ अब भी बिल्कुल पस्त और गहरी हो चुकी थी। इसने हुरैन के कमर में हाथ डालकर इसे खुद में बिल्कुल पेवस्त कर लिया। ये जान, ये दिल और ये
तड़पता हुआ वजूद सब तुम्हारी ईदी है। शारम ने हुरैन के चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में भरा और आहिस्ता आहिस्ता इसके लबों के करीब आने लगा। हुरैन ने शर्म के मारे अपनी गर्दन एक तरफ झुकानी चाही थी, मगर शारम ने इसे मौका ना दिया। इसके लब अब हुरैन के लबों के बिल्कुल करीब थे, सांसें एक दूसरे में जज़ब हो रही थी। आज कोई दूरी नहीं हुरैन, आज तुम और तुम्हारे ये जल्लाद शौहर। इसने निहायती बलवराना और दीवाना वार अंदाज में हुरैन को अपने प्यार के समुंदर में गर्क कर दिया। हुरैन जो अब तक डर रही थी, शारम की इस बेपनाह मोहब्बत और शिद्दत के सामने अपनी तमाम तर हिचकिचाहट हार गई और उसके मजबूत हिसार में बिखरने लगी। 3 साल गुजर चुके थे, मगर शारम की दुकान का रौब और उसका जलाल आज भी वैसा ही था। ईद का मौका था और दुकान ग्राहकों से कचाकच भरी हुई थी। शारम काउंटर पर खड़ा इसे पुराने अकल लहजे में ग्राहकों को निपटा रहा था। बीबी लेना है तो ले, वरना साइड पर हूँ, पीछे और भी लोग खड़े हैं। इसकी आवाज़ में वही काट थी जिससे पूरा बाजार थर थराता था, मगर इस सख्तगीर इंसान के बिल्कुल बराबर काउंटर के ऊपर एक 2 साल की निहायती मासूम और प्यारी सी बच्ची बैठी थी, जिसकी आंखें बिल्कुल हुरैन जैसी थी। वो शारम की कमीज का कॉलर पकड़कर इसे अपनी तरफ खींच रही थी। पापा, मुझे ये वाला नेल पेंट और पिंक आई शेडो। पापा, मुझे ये वाला नेल पेंट दे और वो पिंक वाला आई शेडो भी। इसने अपनी नन्ही सी उंगली से रेक की तरफ इशारा किया। शारम जो अभी एक ग्राहक को झाड़ रहा था, एकदम मौन हो गया था। इसने झुककर अपनी बेटी को के माथे को चूमा और बड़े प्यार से गोद में उठा लिया। जो मेरी शहजादी कहेगी वही मिलेगा, अभी निकाल कर देता हूँ। दुकान में मौजूद लोग हैरत से देख रहे थे कि ये वही जल्लाद शारम है जो अपनी बेटी के सामने इतना बेबस हो जाता है। इसी वक्त हुरैन दुकान में दाखिल हुई। वो पहले से कहीं ज्यादा परसकून और पुरएतमाद लग रही थी। इसने मुस्कुराकर अपनी बेटी और शोहर को देखा। वो आज मजे से ईद की शॉपिंग करने अपने शोहर की दुकान पर आई थी। शारम, बस करें, कितनी चीजें दिलवाएंगे इसे, अब इसे जिद्दी बना रहे हैं आप। हुरैन ने करीब आकर धीमी आवाज में कहा। शारम ने हुरैन की आंखों में देखा, जहां अब कोई खौफ नहीं बल्कि बेपनाह मान था। मेरी बेटी है हुर, इसकी हर सिद सर आंखों पर। इसने एक नजर हुरैन के चेहरे पर डाली और फिर इर्द गिर्द खड़ी औरतों की तरफ देखकर दोबारा वही सख्त लहजा अपना लिया। दुनिया के लिए आज भी वो वही बदतमीज दुकानदार था, लेकिन हुरैन के लिए, इसकी बेटी के लिए, वो एक मजबूत और ठंडा साइबान बन चुका था। शाम जैसे ही वो घर की दहलीज पार करता, इसका सारा जलाल घर पर ही रह जाता, दुकान पर ही रह जाता और वो दुनिया का बेहतरीन नरम दिल और मोहब्बत करने वाला शौहर बन जाता। हुरैन ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और शारम की तरफ देखकर दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। इसे अपनी सहेलियों की बातें याद आई और वो मुस्कुरा दी, क्योंकि वो जानती थी शारम की ये सख्ती सिर्फ एक हौल है जिसके अंदर इसके लिए मोहब्बत का एक अनमोल समुंदर छुपा हुआ है। तो गाइस, ये था एक कंप्लीट नावल। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे कल परसों या फिर किसी और दिन एक कंप्लीट नावल के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।